बिल और फाइनेंस बिल में कंफ्यूज होने वाले हैं। तो अतीश सर ने देखते ही पॉइंट आउट कर दिया था क्या, विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, फाइनेंस बिल इज अ टाइप ऑफ मनी बिल ओनली जो बजट के बाद पेश होता है। यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 फाइनेंशियल बिल्स की बात नहीं हो रही है। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कह रहे जब लोकसभा जो है फाइनेंस बिल को ट्रांसमिट करता है राज्यसभा के पास, राज्यसभा उसे अमेंड या रिजेक्ट कर सकता है। अब सर नो ब्रेनर स्टेटमेंट है कि अगर फाइनेंस बिल इज अ टाइप ऑफ मनी बिल तो राज्यसभा के पास 14 दिन है रिकमेंडेशन देने के लिए, बट वो अमेंड तो नहीं कर सकता। क्लियरली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स अ मनी बिल, इसका प्रोसेस आपको पता है पूरा आर्टिकल 109 में दिया हुआ है, टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल। राज्यसभा अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता है 14 दिनों के अंदर अंदर, राइट। इट कैन ओनली गिव रिकमेंडेशन, सीम्स फाइन टू मी सर, राइट। सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर लोकसभा राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट हो रहा था और ये बात हो रही है मनी बिल फाइनेंस बिल की, ऑर्डिनरी बिल की बात नहीं हो रही है, तो वो कह रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग जो है मनी बिल में तो नहीं होगी लेकिन फाइनेंस बिल में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। अभी हमने देखा कि अगर फाइनेंस बिल इज अ टाइप ऑफ मनी बिल तो उसमें ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है और ना ही राष्ट्रपति का वहां पे वीटो वगैरह कुछ लग सकता है। सो क्लियरली एक स्टेटमेंट सही है, ओनली वन। सो बिल्कुल सही, क्योंकि जहाँ बच्चे को कुछ नहीं करना है, यहाँ फाइनेंस बिल और मनी बिल को इंटरचेंजेबली पढ़ना है। MB इज इक्वल टू FB इस क्वेश्चन का ढांचा है। और अगर इस ढांचे को आप अप्लाई कर दीजिए तो बस एक जगह सिर्फ मनी बिल लिख दीजिए। जब आप मनी बिल लिख देंगे तो पता है या तो पहला स्टेटमेंट सही होगा या तो दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, दोनों को एग्जिस्ट कर नहीं सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन में आप जॉइंट सिटिंग पहली बात तो कंपल्सरलाइज किसी भी केस में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और सेपरेशन ऑफ पावर्स को अंडरमाइन कर दिया। और भूले भटके अगर आप करना भी चाहते हो तो विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त विधेयक और धन विधेयक, फाइनेंस बिल और मनी बिल, यहां 110 और 117 आर्टिकल बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट हो चुका है। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित और अस्वीकृत कर सकती है, बिल्कुल फाइनेंस बिल को। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित और अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। ऑब्वियसली धन विधेयक पर मात्र 14 दिन का डिले कर सकती है ज्यादा ज्यादा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है, पर वित्त विधेयक में भी धन विधेयक को छोड़कर। अब यहाँ कई सारे लाल लाली कंफ्यूज होंगे कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक तो होते ही हैं, तो यहां हम कहेंगे कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के अंतर को ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान वित्त विधेयक में माना जाएगा। तीनों की तीनों बातें इसमें सही आनी चाहिए, तीनों की तीनों बातें इसमें सही होनी चाहिए। गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो अभी बस इतना बता दूं मैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 ये बनाया ही इसीलिए गया था क्योंकि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी के बाद इसको लाया गया था, इसी बात को समझाने के लिए कि भाई नागरिकों के जो अधिकार है और जो न्यायालय हैं उसको मजबूत किया जाए। was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental rights. Basically वो ये बोल रहा है कि जो मूल अधिकार है उसके इंटरप्रिटेशन में जुडिशरी का कोई रोल ना हो, इसके लिए कौन सा संशोधन हमारे संविधान में किया गया था। बात करते हैं 86th अमेंडमेंट एक्ट की। अतीश सर ने जस्ट अभी इसका नाम लिया 86th अमेंडमेंट एक्ट, जिससे हमारे को पता है राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A 2002 में ऐड किया गया था। तो वो हमारे को पता है कि इट इज मोस्टली रिलेटेड टू एजुकेशन, एक स्पेसिफिक राइट की बात हो रही है एंड नॉट कंप्लीट सेट ऑफ राइट्स। पूरे के पूरे ढांचे की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर अधिकार की बात हो रही है। 44th अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहाँ से सर प्रॉपर्टी हटा दिया था, इमरजेंसी प्रोविजंस में कुछ हमने बदलाव कर दिया था। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे हमने जो बहुत बड़े सेट ऑफ राइट्स की पर से बात करी थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल यहाँ पे हमने जो है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी बोले जाता है, लेकिन इससे फंडामेंटल राइट्स में कुछ बहुत ड्रास्टिक हमने चेंजेस नहीं करे। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ कोर्स हमने ऐड कर दिए थे, कुछ DPSPs ऐड कर दिए थे, बट ओवरऑल राइट्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया था। अगर हम फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं
1951 पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार। तो आर्टिकल 31B इससे ऐड किया गया और उसमें बोला गया वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, मतलब कि 9वीं अनुसूची 9 शेड्यूल डाला जाए और उसमें अगर आप कोई भी कानून डालते हो तो वो जुडिशियली इम्यून रहेगा, मतलब कि उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। बाद में केशवानंद भारती और आर कोलियो केस में 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि अगर आप कोई कानून 9 शेड्यूल में डाल भी रहे हो तो उसके ऊपर हम बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाते हैं और रिव्यू लगा सकते हैं। यहाँ पे आती है सर फर्स्ट अमेंडमेंट और 9 शेड्यूल की अगर मैं पर्टिकुलरली राज्य सरकारें अपने नियम और विनियमों से करती है, बिल्कुल राज्य सूची का विषय है। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। इसका आंसर ए दिया है, मुझे उसमें ज्यादा चीजें अभी नहीं मिल पाई। जेल का नियंत्रण अधिनियम 1894 केंद्रीय गृह मंत्रालय जेल राज्य सूची का विषय होता है, मतलब जैसे बेल के प्रोविजंस चल रहे हैं और ये सारी चीजें। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जो इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड आता है, हिंदू FAQ आता है, दैट्स मोर देन इनफ। आई थिंक उसके ऊपर जाने की मतलब जरूरत PhD करने की जरूरत नहीं है कि अभी वो बेयर एड खरीद लिया मार्केट से सारे और वो सब। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, कि बिल्कुल। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। जी। सेकंड स्टेटमेंट हमने देखा कि एक नॉर्मल कानून की इतनी हैसियत नहीं है कि वो जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक सरकार के अंदर दे, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर सी होगा। क्विकली पहले तो यहाँ पे जब भी हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हम स्तूप ज़रूर पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाती है कि स्तूप जो है वो बुद्धिज़्म से ही कनेक्शन रखता है। और अगर ये स्टेटमेंट आ रही है तो कोई भी लर्नर और एस्पिरेंट अगर होगा तो वो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते ही पहले कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये पूछने की क्या ज़रूरत थी। तो इसको थोड़ा सा होल्ड देते हैं और अगली स्टेटमेंट्स पे चलते हैं, इस पर एक बार फिर से आएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है स्तूप वॉज जनरली अ रेपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। करेक्ट। हम यहाँ पे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, उनकी डेथ हुई, तो उनके शरीर से जुड़े हुए जो अवशेष थे उन अवशेषों को एक पॉट में डालकर उसके ऊपर इस प्रकार का माउंड बनाया गया था। और ये जो माउंड है, ये जो बरियल माउंड है, इसी को हम स्तूप भी कहते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो हाँ, इसमें एक प्रकार से रेलिक्स मौजूद होते हैं। लेकिन क्या सभी स्तूप जो हैं उनमें इस तरह के रेलिक्स मौजूद हैं, ये भी एक प्रश्न है। और इसी को कवर करता है हमारा थर्ड स्टेटमेंट। स्तूप वॉज अ वोटिव एंड कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन दी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। कोमेमोरेटिव यानी कि ये किसी पर्टिकुलर इवेंट को कोमेमोरेट कर रहा है, और वो कौन सा इवेंट है? गौतम बुद्ध की मृत्यु। ये जो पर्टिकुलर स्तूप होता है ये महापरिनिर्वाण का सिंबल होता है। हम जानते हैं कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में सिंबोलिज्म का कितना महत्व है। इसी तरह से जब वोटिव आर्किटेक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्तूप भी हैं जिनके नीचे, जिनके अंदर किसी प्रकार का रेलिक मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको एक प्रकार से बना दिया गया है सिर्फ और सिर्फ महापरिनिर्वाण को सिंबलाइज करने के लिए। तो ये जो दो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे वापस जाते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूप इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। अब थोड़ा सा हम हमारे बेसिक की तरफ चलेंगे, NCERT की तरफ। NCERTs में क्लियरली यहाँ पर चीज़ें मेंशन्ड है कि स्तूप जो है वो बुद्धिज़्म से ही सिर्फ कनेक्शन नहीं रखता, बल्कि उसका ओरिजिन थोड़ा पुराना है। हमारे पास बुद्धिस्ट स्तूप भी हैं, हमारे पास हिंदुज़्म से जुड़े हुए स्तूप भी मौजूद हैं, और हमारे पास जैनिज़्म से जुड़े हुए स्तूप भी मौजूद हैं। देयर इज़ अ स्टेटमेंट जो NCERT में लिखी हुई है, मे बी स्तूप जो हैं वो बुद्धिज़्म से भी पहले से एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो मे बी शब्द है यही बहुत हद तक इंटरप्रिटेशन को ओपन कर देता है, जबकि यहाँ पर क्लियरली असर्टिव मैनर में ये स्टेटमेंट दी गई है, तो ये गलत होगी। इस हिसाब से सिर्फ दो ही स्टेटमेंट सही हैं और इसका आंसर बी होगा। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बिल्कुल इसमें हमने देखा है कि भगवान बुद्ध की हड्डियों को भी रखा गया है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तीनों ही बातें हम कहेंगे कि इसमें सही आनी चाहिए। स्तूप की जगह पर ऐसा मिलता है कि आत्मा केवल जीवित की नहीं, निर्जीव की भी आत्मा होती है। वैष्णव संप्रदाय घट घट कन कन में राम की अवधारणा पर बल दिया गया है। तो वैष्णव परंपरा जो भगवान श्री राम या भगवान विष्णु वायलेंस हो जाएगी, तो जैनिज्म का विश्वास था एक्सट्रीम नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस नहीं, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस, चरमवाद एकदम अहिंसा का।
और उसी के चलते वो मानता था इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज सोल, और अगर छोटे से छोटे पार्ट में सोल है तो हमें एक्सट्रीम नॉनवायलेंस करना है। तो बेसिकली सर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, सोल्स जो है वो रॉक्स वगैरह में भी है, इसमें जैनिज्म विश्वास करता था। इट हैज बीन डिस्कस सर